बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बकिया शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 6.6 है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6.6 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी है, एक दफा पढ़ता हूं और फिर उसका आंसर देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन। एक बहुत तेजी से चलती हुई ट्रेन के करीब प्लेटफॉर्म पर एक शख्स मौजूद है। Is there any danger that he will fall towards it? क्या कोई खतरा है कि वो शख्स जो है वो ट्रेन की तरफ गिर जाए? अगर वो ट्रेन को टच ना कर रहा हो दूर से ही, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि यस, एक डेंजर है। और वो डेंजर क्या है जरा देखते हैं इसको डिटेल में। अगर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन जो है वो तेजी से गुजर रही है और उससे कुछ दूर एक शख्स भी खड़ा हुआ है, जब यह ट्रेन तेजी से गुजर रही होगी तो उस शख्स और ट्रेन के दरमियान की जो हवा है वो ट्रेन की वजह से एक तेज स्पीड में गुजरना शुरू हो जाएगी। यानी कि उस शख्स के और ट्रेन के दरमियान में हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब हवा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो इस वजह से दरमियान में उस शख्स और ट्रेन के दरमियान में जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जबकि उस शख्स के पीछे हवा का प्रेशर वैसे ही रहेगा। तो एक तरफ प्रेशर हाई और दूसरी तरफ प्रेशर लो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपको पता है एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स जो है वो उस बंदे को पुश करेगी ट्रेन की तरफ। तो वो गिरेगा तो नहीं, लेकिन डेंजर है। अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो फिर ये प्रेशर का डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि इससे जो बनने वाली फोर्स होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि शख्स जो है वो वाकई में ट्रेन की तरफ गिर भी सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों ने? सबसे पहले डेफिनेटली आप ये बताएंगे कि उसने पूछा इज देयर एनी डेंजर, क्या कोई खतरा है या नहीं? तो आप बताएंगे यस देयर इज अ डेंजर। और फिर आप सारी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है आगे? डेंजर that a person will fall towards a fast moving train if he is standing near that train। तो वो सारी स्टेटमेंट आप क्वेश्चन के लिखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों खतरा है उसके लिए। तो वो वजह मैंने अभी आपको बताई कि जो हवा है ट्रेन और उस शख्स के दरमियान में वो हवा बहुत तेजी से गुजरेगी। तो याद रखिएगा कि स्पीड of air between train and that person increases, कि हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। और हवा की स्पीड बढ़ने से होगा क्या? बर्नौलीज के थ्योरम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौलीज के थ्योरम कहता है कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब एक तरफ प्रेशर कम, एक तरफ प्रेशर ज्यादा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक फोर्स लगेगी उस शख्स को जो ट्रेन की तरफ धक्का देगी। तो याद रखिएगा, मैन द पर्सन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स ट्रेन। ट्रेन की तरफ उसको एक फोर्स लगेगी। किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर, क्योंकि उस शख्स के एक तरफ प्रेशर ज्यादा एक तरफ प्रेशर कम है। तो ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उसकी एक फोर्स लगेगी जो उसको पुश करेगी, धक्का देगी टुवर्ड्स द ट्रेन। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन 6.6 का आंसर। और इस क्वेश्चन 6.6 के आंसर में ये जो ब्लू वर्ड्स हैं इसको बड़े तवज्जो से देख लें कि वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। ये बर्नौली की जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही है। स्टूडेंट्स देखिए जी, हमारे पास 6.7 की स्टेटमेंट है। जो 6.7 क्या कह रही है? आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स
कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम आपको क्या बताता है। और आगे उसने 3 ऑप्शंस दिए हैं, हम देखते हैं तीनों को बारी बारी। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, क्या ये बात सही है, जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर कम होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये ब्लू लाइन को भूलना नहीं है, ये ब्लू लाइन में मैंने बर्नौली की स्टेटमेंट ही लिखी हुई है कि वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तो बर्नौली की स्टेटमेंट बन रही है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन फिर भी हम बाकी दो को भी देख देते हैं। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज ऑल्सो हाई, ये तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट है, ये गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि दिस थ्योरम इज वैलिड, ये थ्योरम तब ही लगेगा ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। तो हमने पढ़ा था कि 2 किस्म के फ्लो होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और याद रखिएगा बर्नौलीज का जो थ्योरम है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो पर लग सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से ज्यादा एक एमसीक्यू बनता है। अब हम जरा देखते हैं 6.8 को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं कि 6.8 की स्टेटमेंट क्या कहती है। कहते हैं कि 2 रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। आपने कभी देखा होगा कि पानी के ऊपर जब कश्ती हो उसके अंदर कुछ लकड़ी से बने हुए इस तरह के प्रोपेलर्स होते हैं, जिनको उर्दू में चप्पू कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ओर्स। इनकी मूवमेंट से ही बोट आगे को चलती है। वो कह रहा है कि जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास 2 बोट्स हैं और ये जो 2 बोट्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर आप इनको थोड़ी देर तक चलने दें तो आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, या ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि दोनों बोर्ड्स के दरमियान में अगर आप जो जगह देखें वहां एरिया कम है, और जब एरिया कम हो तो आपको मालूम है कि स्पीड ज्यादा हो जाती है पानी की इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं कि एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है कि जहां एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे आप पाइप का अगर जो ओपनिंग है उसको अंगूठे से बंद कर दें तो आप देखते हैं कि उसमें पानी बड़ी तेजी से निकलता है, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया तो स्पीड ज्यादा होगी। अब इसका मतलब दरमियान में बोट्स के जो पानी गुजर रहा है उसकी स्पीड बड़ी ज्यादा है। और हमने ये भी पढ़ा कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर लो, ये बर्नौली के अकॉर्डिंगली है। और जब प्रेशर लो होगा दोनों बोट्स के दरमियान में तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों बोट्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी कमोबेश वही पहले वाला ही आंसर है, लेकिन अब इसको कैसे लिखना देखते हैं। तो इसकी रीजन क्या हुई, वो क्यों करीब आ रहे हैं। सबसे पहली रीजन आपने बताना है कि स्पीड ऑफ वाटर बिटवीन बोट्स, बोट्स के दरमियान जो पानी है वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ स्मॉलर एरिया, क्योंकि बोट्स के दरमियान जो एरिया है वो कम है और जहां एरिया कम हो वहां स्पीड ज्यादा होती है। कौन कहता है ये, याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये रेफरेंस याद रखिएगा। अब स्पीड इसका मतलब ज्यादा होगी पानी की, और स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर कम हो जाता है, और ये कौन कहता है, बर्नौलीज। तो याद रखिएगा कहेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। क्या कहता है बर्नौली थ्योरम, कि वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब बोट्स के दरमियान में प्रेशर कम होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं चाहूं तो एक डायग्राम इस तरह से बना सकता हूं जिसमें मैं बोट्स को ऊपर से दिखाऊं। तो ये हमारे पास वही बोट्स हैं, लेकिन कहां से दिखा रहा हूं, ये कौन सा व्यू है,
टॉप व्यू, और ये पानी बोर्ड्स के दरमियान में से गुजर रहा है, और यहां पर जो पानी है उसकी स्पीड कम, स्पीड ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो मैं कहूंगा यहां प्रेशर लो है। तो इधर प्रेशर हाई होगा और इधर भी प्रेशर हाई होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक फोर्स लगेगी और हमें लगेगा जैसे दोनों बोर्ड्स एक दूसरे के करीब आ रही। तो इसका मतलब है स्पीड इज हाई, प्रेशर विल बी लो, तो दरमियान में प्रेशर कम होगा एंड बोर्ड्स विल बी फोर्स्ड, फोर्स करेंगे बोर्ड को, धक्का लगेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर उसको एक धक्का लगेगा, और इस वजह से हमें लगता है कि बोर्ड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6.8 का आंसर था। अब जरा देखते हैं 6.9 का क्या आंसर होगा। स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं 6.9 की स्टेटमेंट को। कहते हैं हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और दूसरी बात नोट करने वाली है क्रिकेट बॉल। अब जरा देखें यहां जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो जरा नोट करिएगा। सबसे पहले पेज नंबर 135 देखें जरा अपनी बुक का, और पेज नंबर 135 की जो लास्ट 2 लाइंस है इसमें आप देखें स्विंग प्रोड्यूस करने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन जरा वर्ड देखें गौर से, किसके लिए? टेनिस बॉल के लिए। अब ये जो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल इस तरह से दिखती है, रबड़ की बॉल होती है। अब ये जो बॉल है इसी से आप घर में या मोहल्ले में क्रिकेट भी खेलते हैं यूजुअली। अब ये आपके लिए क्रिकेट बॉल है, लेकिन याद रखिएगा जब हम यहां क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड बात करें। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उनमें ये क्रिकेट बॉल नहीं है, उसमें तो ये टेनिस बॉल है। अब क्रिकेट बॉल क्या होती है? वो जो हार्ड बॉल जिससे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो मैचेस खेलते हैं, ये क्रिकेट बॉल है। तो हमने इसके लिहाज से आंसर देना है। तो अगर आपने एग्जैक्ट वो वाला आंसर लिख लिया तो ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है। अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास जो क्रिकेट बॉल है, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर इस क्रिकेट बॉल को इस तरह से जो है वो थ्रो करते हैं, तो हमारे पास ये इन स्विंग या आउट स्विंग करता है। तो यूजुअली फास्ट बॉलर्स इस तरह से करते हैं। लेकिन ये स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है? इसमें एक नहीं बल्कि 2 बातें हैं जो आप लोगों को नोट करने वाली हैं। पहली बात क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब क्रिकेट बॉल को जब बॉलर जो फेंकता है तो वो कुछ इस तरह से फेंकता है कि बॉल आगे जाते जाते स्पिन भी कर रही होती है। अब जब ये आगे जाते जाते स्पिन कर रही होगी तो इस चीज को जरा गौर से देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा। जरा साइड से देखते हैं। जब आप साइड से देखेंगे तो बॉल जो है वो हवा में आगे को जा रही है। आप सपोज करें जैसे हवा का फ्लो जो है वो बॉल के ऊपर इस तरह से है। अगर आप बॉल की रोटेशन देखें तो बॉल इस वक्त रोटेट कर रही है बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप बिल्कुल बॉल के ऊपर जो पॉइंट है वहां पर बॉल की मोशन देखें तो बॉल ऐसे रोटेट कर रही है इस तरफ, और हवा इस तरफ को है, जिसकी वजह से हवा की जो मूवमेंट है उसको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली साइड पर हवा की स्पीड कम हो जाएगी, और जब हवा की स्पीड कम हो जाएगी और नीचे वाली साइड पर देखें जो बॉल की रोटेशन है उसी डायरेक्शन में हवा भी बह रही है, जिसकी वजह से हवा जो है वो बड़ी आराम से बहेगी, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और जब स्पीड एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो गई, अब हम लोगों ने पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन में कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम होता है। तो जो अपर साइड थी वहां स्पीड कम थी, तो अगर स्पीड कम है तो वहां प्रेशर हाई होगा, और नीचे वाली साइड जो है वो वहां पर हमारे पास स्पीड जो है वो ज्यादा थी, हवा की स्पीड ज्यादा थी, तो हवा का प्रेशर बॉल पर कम होगा। तो इसका मतलब बॉल के ऊपर वाली साइड पर प्रेशर हाई और बॉल की निचली साइड पर प्रेशर लो। और हमें मालूम है जब भी प्रेशर का डिफरेंस हो, एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो दूसरी तरफ प्रेशर कम हो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक फोर्स लगती है, और इस बॉल पर भी ऐसी ही फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इस पर नीचे को एक फोर्स लगेगी, और ये भी एक स्विंग है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ ये रीजन है? नहीं। तो मैं इस बात को पहले लिखता हूं, तो याद रखिएगा ये वाली बात जो है ना वो पेज नंबर 135 पर भी लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी एक बात है जो आप लोगों को बतानी है। तो ये हमारे पास पेज नंबर 135 पर लिखा हुआ है
कि बेसिकली बॉल क्या कह रही है कि व्हेन अ क्रिकेट बॉल, जब एक क्रिकेट बॉल को हम फेंकते हैं, इज थ्रोन, कैसे फेंकते हैं कि इट स्पिन्स एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड। याद रखिए, आगे जाते हुए साथ साथ वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक तरफ हमारे पास प्रेशर ज्यादा और एक तरफ प्रेशर कम होता है। ठीक है जी। तो ड्यू टू दिस, स्पीड of air on one side is greater than other side। तो एक तरफ प्रेशर ज्यादा, एक तरफ प्रेशर कम हो जाता है। स्पीड कम, स्पीड ज्यादा और स्पीड कम हो जाती है। और जब स्पीड कम ज्यादा हो तो आपको पता है प्रेशर भी हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिस क्रिएट्स a pressure difference। This creates a pressure difference, और हमारे पास hence swing is produced in the cricket ball। अब ये वो आंसर है जो ज्यादातर लोग देते हैं। और हमारे पास यहां पर एक और वर्ड याद रखिएगा कि स्विंग के साथ वो कहेगा कि हैंड स्विंग इज प्रोड्यूस इन द क्रिकेट बॉल, दिस विल गिव एन एक्स्ट्रा कर्वेचर। बॉल को एक एक्स्ट्रा कर्व मिलेगी और उसी को तो हम स्विंग कहते हैं, नोन एज स्विंग। ओके, एक्स्ट्रा कर्वेचर टू बॉल। नाउ स्टूडेंट्स, एक और भी फैक्टर है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर आपको यही आंसर मिलेगा और ये करेक्ट भी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। वो दूसरा फैक्टर कौन सा है, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा किसी भी क्रिकेट मैच के दौरान प्लेयर्स जो हैं वो अक्सर जब बॉल उनके पास आती है तो उनको वो रुमाल से उस बॉल को साफ करते हैं। वो साफ नहीं कर रहे होते एक्चुअली, समटाइम साफ भी कर रहे होते, लेकिन यूजुअली वो बॉल को एक तरफ से शाइन कर रहे होते हैं, सिर्फ एक तरफ से। उससे क्या होता है, जब बॉल की एक तरफ को वो साफ करेंगे, वो वाली जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी, जबकि जो दूसरी वाली सरफेस है वो रफ रहेगी। अब हमें मालूम है, अगर इसमें भी आप ऐसे ही देखें कि हवा आती है एक तरफ से, और हवा जो स्मूथ वाला एरिया है, जो स्मूथ वाला हिस्सा है, स्मूथ एरिया पर हवा बड़े सुकून से स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेगी। याद है स्ट्रीम लाइन फ्लो? इस वजह से उसकी स्पीड हवा की स्मूथ जगह पर ज्यादा होगी, जबकि जो दूसरी जगह है वो है हमारे पास रफ सरफेस। रफ सरफेस पर जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब यहां पर भी हमारे पास एक तरफ स्पीड ज्यादा, एक तरफ स्पीड कम हो गई, लेकिन ये किस वजह से है? ये वो स्पिन की वजह से नहीं जो पहले रीजन है, ये और रीजन है। ये एक तरफ बॉल शाइनी सरफेस है और दूसरी तरफ रफ सरफेस है, इस वजह से। अब आपको मालूम है कि शाइनी सरफेस पर स्पीड ज्यादा, और जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, जबकि दूसरी तरफ जो है वो रफ सरफेस पर स्पीड कम थी तो वहां प्रेशर ज्यादा। अब एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है। याद रखिएगा किस साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा? रफ सरफेस पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि हवा बड़ी मुश्किल से गुजरेगी वहां पर, तो वो बार बार बॉल को टकराएगी। जबकि दूसरी सरफेस जो है वहां पर स्मूथली गुजर जाएगी, तेजी से गुजर जाएगी, तो बॉल पर कम प्रेशर होगा स्मूथ सरफेस में। अब जरा इमेजिन करें, अगर आप ये बॉल जो बैट्समैन है उसकी तरफ फेंकें तो आपको मालूम है एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक धक्का लगेगा, यानी रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस की तरफ एक धक्का लगेगा, तो बॉल सीधा जाने की बजाय इस तरह से मूव कर जाएगी। ये स्विंग है। और अगर आप बॉल को फेंकने से पहले इसकी रफ सरफेस इस तरफ और जो दूसरी सरफेस है स्मूथ वो दूसरी तरफ कर दें, अब जब आप इसको फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि अब के रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक धक्का लगना है, तो हमारे पास बॉल सीधा जाने की बजाय बॉल अंदर को मूव करेगी, और इन्हीं को हम आउट स्विंग और इन स्विंग कहते हैं। तो बेसिकली ये बॉल को जब हम शाइन करते हैं उस वजह से भी हम एक स्विंग प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, समटाइम्स बॉल जो है वो बजाय शाइन प्रोड्यूस करने के
तो खिलाड़ी क्या करते हैं, वो जो रफ सरफेस है उसको और ज्यादा रफ करते हैं। आपने देखा होगा कि शाहिद अफरीदी ने एक मैच के दौरान जो है वो एक बॉल को पूरा का पूरा जो है वो मुंह में डालकर उसको डीफॉर्म किया। वो बेसिकली क्या किया, उसने बॉल को रफ किया ताकि एक तरफ सरफेस इतनी रफ हो जाएगी कि प्रेशर का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे पास बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करेगी। इसे हम बॉल टेम्परिंग कहते हैं और ये एक जुर्म है। तो बहरहाल मैंने एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताया, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से बॉल को स्विंग मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो 6.9 क्वेश्चन है बेसिकली उसमें हमारे पास दो रीजंस हैं। और याद रखिएगा ये बुक की डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अब आपने क्रिकेट बॉल बनानी है और क्रिकेट बॉल तो मैंने आपको बताया कि हार्ड बॉल होती है, तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हार्ड बॉल है इस तरह से, और जस्ट इमेजिन करें कि ये हमारी जो बॉल है ये इस तरह से मूव कर रही है लाइक दिस, और हवा ऐसे आ रही। तो आप देखेंगे कि इस तरफ से बॉल इधर आ रही है, हवा इधर जा रही है, तो यहां स्पीड कम और प्रेशर हाई, क्योंकि स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। जबकि यहां हमारे पास ये डायरेक्शन होगी, ऐसे जा रही, यहां हमारे पास बॉल भी इधर जा रही है और हवा भी इधर जा रही है, दोनों की सेम डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि स्पीड ज्यादा तो प्रेशर लो, और फोर्स कहां से कहां लगेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और इसे हम बोलेंगे कि स्विंग प्रोड्यूस हुई। नाउ स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 6.9 का आंसर। जरा देखते हैं 6.10 को किस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 6.10 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। कहते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर की बात कर रहा है, ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये कार्बोरेटर किसी भी इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कार्बोरेटर क्या होता है, आपकी बुक पेज नंबर 136 पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शो कर रही है, और स्टूडेंट्स यही एग्जैक्ट इसी बात का आंसर है। ना आपने कुछ इसमें ऐड करना है ना कुछ कम करना है, आपने एग्जैक्ट यही डायग्राम और यही थ्योरी लिख देनी है। मैं सिर्फ आपको समझा देता हूं, अब आप इसको एज इट इज खुद बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम आप लोगों के सामने एक दफा बना दूं। ये देखिए जी, अगर आपने देखा उस डायग्राम के अंदर, तो बेसिकली हमारे पास एक पाइप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म साइज का है। नॉन यूनिफॉर्म साइज का मतलब है कि कहीं से उसका एरिया ज्यादा है और कहीं से उसका एरिया कम है। ये जो हमारे पास पाइप है स्टूडेंट्स, इससे बाहर से जो हवा है वो इसमें से फ्लो करेगी। अब हवा जो है वो इसमें से कुछ ऐसे फ्लो करेगी। नाउ स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एयर का फ्लो आप लोगों ने बनाकर शो करना है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइप का एरिया यहां से ज्यादा है, सो दिस इज द लार्ज एरिया ऑफ द पाइप, ग्रेटर डायमीटर। यहां पर आप देख रहे हैं कि पाइप थोड़ा सा नैरो है, तंग है। इस तरह का पाइप जो है ना, इसे हम बोलते हैं वेंट्री डक्ट। तो ये हमारे पास एक वेंट्री डक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आपकी गाड़ी का जो भी फ्यूल होगा वो मौजूद होगा। उन्होंने यहां पर लिखा है गैस। एक्चुअली गैस का मतलब गैस नहीं है, ये गैसोलीन है। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल है। तो पेट्रोल के वेपर्स यहां पर मौजूद होंगे और ये कनेक्टेड होगा आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होगा तो उसके साथ ये कनेक्टेड होगा। तो वहां से इसमें मुसलसल जो पेट्रोल का जो फीड है वो आ रही होगी। अब हम इस गैसोलीन के चैम्बर को वेंट्री डक्ट से जोड़ देते हैं। मैं अब आपको वर्किंग बताऊंगा इसकी, और बाकी चीज आप लोग एग्जैक्टली वहीं से लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स होगा क्या, ये देखिए हमारे पास यहां पर तेजी से हवा गुजरेगी। पहली बात बच्चे पूछते सर हवा क्यों जरूरी है। देखें पेट्रोल तब तक नहीं जल सकता जब तक कि हवा ना हो, क्योंकि आपको मालूम है ऑक्सीजन के बगैर तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट पेट्रोल नहीं भेजना, बल्कि पेट्रोल को हवा के साथ मिक्स करके भेजना है। और मिक्स कैसे करना है,
ऐसे नहीं मिक्स कर देना कि जितना मर्जी पेट्रोल आ जाए, इसे बोलते हैं करेक्ट मिक्सिंग करनी है। करेक्ट मिक्सिंग, आपकी बुक ने वर्ड भी यूज किया यहां पर। ये करेक्ट मिक्सिंग बेसिकली क्या है? करेक्ट मिक्सिंग ये है कि जितना पेट्रोल चाहिए ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। अगर आप पेट्रोल की मिकदार कम जाएगी तो आपको मालूम है कंबस्टन जो है वो कम होगी और मोटरसाइकिल या जो आपका कार है वो झटके लेगी, जिसे आप कहते हैं बाइकर्स के ये बाइक मिसिंग कर रही है। तो वो मिसिंग का मतलब क्या है कि पेट्रोल जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता, और अगर पेट्रोल ज्यादा पहुंचा तो ये एफिशिएंसी को खराब कर देगा, क्योंकि जब पेट्रोल ज्यादा जलेगा आपके पास पेट्रोल ज्यादा जलने से जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, जिससे आपका जो व्हीकल है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। आपकी माइलेज जो है वो गाड़ी की, अगर वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर कर रही थी तो अब वो शायद 1 लीटर में 40 किलोमीटर करेगी, तो माइलेज गिर जाएगी, एफिशिएंसी। हम चाहते हैं, वी वांट टू फीड करेक्ट मिक्सिंग, वी वांट टू फीड करेक्ट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर्स एंड एयर की और पेट्रोल वेपर्स की करेक्ट मिक्सिंग। अब वो कैसे करेक्ट मिक्सिंग करेंगे? उसके लिए हमारे पास बर्नौलीज का रिलेशन है। बर्नौलीज का रिलेशन क्या कहता है कि हमारे पास, बल्कि आप उससे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि जहां एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा। तो यहां पर एरिया कम है तो इससे क्या हो जाएगा, स्पीड यहां हाई हो जाएगी। और ये हमारे पास बर्नौली का नहीं है बल्कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन है कि एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। जब स्पीड यहां से हवा की तेज हो जाएगी तो बर्नौली फिर कहता है कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर लो होता है, तो यहां पर प्रेशर लो होगा और यहां पर पेट्रोल के वेपर्स का प्रेशर उसके मुकाबले में हाई होगा। और आपको मालूम है फोर्स कहां से कहां लगती है, हाई से लो। तो खुद ब खुद गैस के जो वेपर्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और उस एयर के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और आगे चल के ये कंबस्टन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एक कार्बोरेटर की वर्किंग। मैं फिर बता देता हूं इसमें आप लोगों ने लिखना क्या है, ये डायग्राम, और प्लस आप लोगों ने पेज नंबर 136 के ऊपर ये जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो कुछ लिखा है ये सारी बातें आप लोगों ने बता देनी है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें एग्जैक्ट वही बातें लिखी है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की है। हाँ स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि 6.11 का आंसर क्या है। स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं 6.11 का आंसर क्या है। देखिए कहते हैं फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू, कि ब्लड प्रेशर कम से कम किस बॉडी पोजीशन में होगा। स्टैंडिंग अप जब आप खड़े होंगे, सिटिंग जब आप बैठे होंगे, हॉरिजॉन्टली लाइंग जब आप सीधे लेटे होंगे, और स्टैंडिंग ऑन वन हेड, या फिर जब आप जो है वो उल्टा खड़े होंगे। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ब्लड प्रेशर जो है हमारे पास जितना हार्ट जोर से पंप करेगा उतना आपका जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जरा देखते हैं यहां पर, अगर मैं पहली पोजीशन की बात करूं जिसमें मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, तो जैसे मैं अभी आपके सामने सीधा खड़ा हूं तो आपको मालूम है मेरे कुछ अपर बॉडी जो है वो ग्रेविटी में ज्यादा हाइट पर है और ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को जाने के लिए बहुत वर्क चाहिए। इस वजह से जो हमारा हार्ट है इस वक्त मेरा हार्ट ज्यादा जोर से पंप कर रहा है क्योंकि उसको ब्रेन तक या अपर बॉडी में जो हमारे पास ब्लड भेजना है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजना है। तो याद रखिएगा जिसमें आप ग्रेविटी में थोड़ा सा भी ऊपर हुए तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो इस सूरत में जब आप बिल्कुल खड़े हैं या बिल्कुल बैठे हैं तब भी आपका, जब आप बैठे होंगे तब भी आपका जो कुछ बॉडी पार्ट है वो जमीन से ग्रेविटी में ऊपर होगा। और अगर आप स्टैंडिंग ऑन वंस हेड हैं तब तो आपका हार्ट नीचे हो जाएगा और बाकी पूरी बॉडी ऊपर हो जाएगी। तो आपकी टांगे जब ऊपर होंगी तो वहां तक ब्लड भेजने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। वो कौन सा ऐसा पोज है, बॉडी पोस्चर है जिसमें हमारे पास ग्रेविटी का डिफरेंस खत्म हो जाए। तो अगर आप देखें, अगर एक शख्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेटा हो तो फिर आप देखेंगे कि वहां पर हार्ट को कम से कम काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको कहीं भी ब्लड को ऊपर नहीं भेजना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन सी।
और इसकी बहुत सी लॉजिकल आपको जगह पर एप्लीकेशंस भी नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में है कि अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप खड़े हुए तो बैठ जाएं, और अगर आप बैठे हुए तो लेट जाएं। अब लेट जाएंगे तो लेटने से क्या होगा, जब आप लेटेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, स्मॉलर वैल्यू पर आएगा, कम हो जाएगा, तो गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। दूसरी बात, अगर किसी शख्स को थोड़ा सा बेहोशी या वो फेंट हो रहा है तो उस सूरत में उसे रिकमेंड किया जाता है कि वो फौरन से लेट जाए, क्योंकि जब वो लेटेगा तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो इजीली जाएगी। तो ये इसका लॉजिकल सा आंसर था। आइए देखते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्चुअली वो भी ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है। आइए सर देखते हैं स्टूडेंट 6.12 की स्टेटमेंट क्या कहती है। इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग में जो ब्लड प्रेशर है एवर बी ग्रेटर, क्या ज्यादा होगा, देन द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द नेक। आसान अल्फाज में वो पूछ रहा है कि जब आप किसी स्पेस स्टेशन पर होंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी स्पेस स्टेशन के अंदर आपके पांव में जो ब्लड प्रेशर है, लेग का ब्लड प्रेशर, वो नेक के ब्लड प्रेशर से ज्यादा हो जाए। आपको मालूम है इस वक्त मेरे नेक का जो ब्लड प्रेशर है वो पांव के ब्लड प्रेशर के मुकाबले में ज्यादा है इस वक्त। इसलिए वो पूछ रहे अगर आप स्पेस स्टेशन पर चले जाएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पांव का ब्लड प्रेशर जो है, पांव में जो ब्लड प्रेशर है वो नेक से ज्यादा हो जाए। तो स्टूडेंट इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो, अगर हम किसी सैटेलाइट के अंदर हैं तो हम सिंपल बात करूंगा कि हम सैटेलाइट के अंदर वेटलेस होते हैं, हमारा वजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर आप ये जानना चाहते हैं आप चैप्टर नंबर 5 में देखिएगा, वो मैंने आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन किया वहां पर कि वेटलेसनेस क्या है। लेकिन सिंपल अल्फाज में जब हम किसी भी सैटेलाइट के अंदर होते हैं तो हमें अपना वेट फील नहीं होता, और जब हमें वेट फील नहीं होगा तो फिर नेक क्या और लेग क्या, हर तरफ ब्लड प्रेशर सेम होगा। तो याद रखिएगा कि इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, अगर आप एक स्पेस स्टेशन में हैं तो फिर क्या होगा, वी आर अंडर द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। हमारा वजन नहीं होगा, हम वेटलेस होंगे, जिसकी वजह से हेंस ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज वो खून की नालियां, मेजर आर्टरीज इन द लेग विल बी सेम as that of in the neck. Now students, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।